इस मामले में आत्महत्या को शायद हो सकता है कि रफा दफा कर ही दिया जाए, रोहित की चिट्ठी। इसीलिए हम सबसे कोई उम्मीद नहीं करती है। कई संगठन अब रोहित की आत्महत्या को लेकर आंदोलित हैं। बंडारू दत्तात्रेय के खिलाफ भी SC/ST एक्ट के तहत FIR दर्ज की गई है। केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री स्मृति ईरानी ने भी 2 सदस्यों की एक टीम हैदराबाद भेजने का फैसला किया है, जो तथ्यों का पता लगाएगी। सोमवार को रोहित की आत्महत्या को लेकर तेलंगाना बंद का भी आह्वान किया गया। दिल्ली में भी प्रदर्शन हुए। लेकिन क्या सिर्फ रोहित ने आत्महत्या की है? 2013 के साल में हैदराबाद में छात्रों के बीच आत्महत्या की बढ़ती खबरों को टाइम्स ऑफ इंडिया लगातार रिपोर्ट करने लगा, जिसके आधार पर आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने नेशनल लॉ कॉलेज नलसर के वाइस चांसलर फैजान मुस्तफा, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी जो है नलसर में, उनके वाइस चांसलर फैजान मुस्तफा की अध्यक्षता में 10 सदस्यों की एक कमेटी बनाई। इस कमेटी का काम था कि आत्महत्या के कारणों का पता लगाए और रोकने के उपाय भी बताए। कमेटी ने पाया कि आत्महत्या करने वाले छात्रों में ज्यादातर दलित छात्र हैं, उनका प्रतिशत ज्यादा है। दलित छात्रों की PhD की मौखिक परीक्षा का रिजल्ट 3-3 साल तक के लिए लटका दिया जाता है राज्य के अलग अलग विश्वविद्यालयों में। कुछ दलित छात्रों की PhD परीक्षक एग्जामिनर के पास 1.5 से 2 साल तक पड़ी रह जाती है। विश्वविद्यालय भी परीक्षक पर जल्दी चेक कर भेजने का दबाव नहीं बनाते हैं। लिहाजा अन्य कारणों के अलावा यह सब मानसिक प्रताड़ना के कारण बन जाते हैं। जुलाई 2013 में आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने इस कमेटी की रिपोर्ट पर आदेश दिए कि इसके सुझावों को राज्य भर के विश्वविद्यालयों में लागू कर दिया जाए। कुछ सुझाव हम उस रिपोर्ट से आपको बता रहे हैं कि जिसमें कहा गया था उस कमेटी की रिपोर्ट में कि जिस तरह से रैगिंग को लेकर कमेटियां बनी हैं विश्वविद्यालयों में, उसी तरह से कमेटी बने जो छात्रों के अकादमिक और भावनात्मक तनाव पर नजर रखेगी। अब हैदराबाद यूनिवर्सिटी में है या नहीं मुझे मालूम नहीं। आत्महत्या की घटना के बाद हर विश्वविद्यालय एक इंटरनल कमेटी, आंतरिक कमेटी बनाएगा जिसमें कमेटी बनेगी हर विश्वविद्यालय में, जिसमें SC/ST OBC और अल्पसंख्यक समुदाय का प्रतिनिधित्व होगा। अनुशासन समिति का निलंबन जैसा कोई भी फैसला विश्वविद्यालय सिर्फ अपने स्तर पर नहीं लेगा। उस फैसले को छात्र ग्रीवांस कमेटी के पास भी भेजा जाएगा। उसके बाद ही अंतिम फैसला लिया जाएगा। छात्रों की ग्रीवांस कमेटी में छात्र का प्रतिनिधित्व अनिवार्य होगा। जब छात्र इन फैसलों के खिलाफ अपील करेगा तो उसकी सुनवाई के लिए विश्वविद्यालय में, हर विश्वविद्यालय में एक ombudsman होगा। जिला जज ही ombudsman होगा, ना कि VC का कोई अपना आदमी। अब पता करना होगा कि क्या हैदराबाद यूनिवर्सिटी या आंध्र प्रदेश और तेलंगाना विश्वविद्यालयों में आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के आदेश के मुताबिक कोई ombudsman है जहां छात्र अपील कर सकते थे। नलसर लॉ यूनिवर्सिटी ने अपने यहां तो ombudsman नियुक्त किया है, लेकिन यह पता करने का मामला है ही कि क्या राज्य के विश्वविद्यालयों ने हाईकोर्ट के आदेश को अपने यहां लागू किया है या नहीं। हाईकोर्ट के आदेश के मुताबिक हैदराबाद यूनिवर्सिटी में क्या निलंबन के मामले की सुनवाई पारदर्शी तरीके से की गई जैसा कि कमेटी ने सुझाया है, यानी छात्र ग्रीवांस कमेटी में उसे भेजा गया, उसमें छात्रों का कोई प्रतिनिधित्व था या नहीं। जो मीडिया में रिपोर्ट आ रही है उसके हिसाब से तो फैसला एग्जीक्यूटिव कमेटी ने किया, जो सर्वोच्च संस्था विश्वविद्यालय में मानी जाती है। मीडिया की खबरों से नहीं लगता कि विश्वविद्यालय में कोई ombudsman रहा होगा जो 5 छात्रों की अपील पर सुनवाई कर रहा होगा। रोहित की आत्महत्या का सवाल सिर्फ उसके निलंबन की घटना तक सीमित नहीं है। हमारे विश्वविद्यालयों में आत्महत्या और दलित छात्रों की खुदकुशी के सवालों पर वैसी तत्परता या संवेदनशीलता नहीं दिखती जो दिखनी चाहिए। हिंदू अखबार की एक रिपोर्ट है, घटना है 10 जनवरी 2002 की, लेकिन जिस रिपोर्ट की बात मैं कर रहा हूं उसे हिंदू ने मार्च 2002 में छापा था। हैदराबाद यूनिवर्सिटी के ही कई वरिष्ठ छात्र अपने चीफ वार्डन के पास जाकर हॉस्टल की समस्या को लेकर मिले और सवाल करने लगे कि क्यों एक दलित वार्डन को डिमोट कर उन्हें गार्डनिंग और सैनिटेशन का काम दिया गया है, मेस के चार्ज क्यों बढ़ाए गए। इन सब पर बात होती गई और रिपोर्ट के अनुसार जब बात बढ़ गई तो चीफ वार्डन ने उन्हें निकल जाने के लिए कह दिया। अगले दिन VC ने कार्यकारी समिति के सदस्यों को बुलाकर चीफ वार्डन से रिपोर्ट पेश करने के लिए कहा। समिति ने फैसला लेकर 10 दलित छात्रों को हमेशा के लिए विश्वविद्यालय से रस्टिकेट कर दिया, निकाल दिया। कॉलेज ने इन छात्रों पर हिंसा के मामले भी पुलिस में दर्ज करवाए। 12 जनवरी 2000 की शाम एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी टीम आई, जिसने देखा कि 30 छात्र पार्क में जमा, ये सब मैं उस रिपोर्ट के आधार पर बता रहा हूं, और इस नाइंसाफी का विरोध कर रहे हैं। छात्रों ने कहा कि वार्डन और छात्रों के बीच कहासुनी हुई, लेकिन वार्डन ने उनका कॉलर पकड़ लिया और गालियां देकर बाहर कर दिया। जब तक जांच नहीं होती है आप इतने छात्रों को कैसे निकाल सकते हैं। जिन छात्रों को निकाला गया, यानी 10 छात्रों में से कई तो वहां थे भी नहीं,
लेकिन जितनों को भी निकाला गया वे सभी दलित थे। छात्रों ने कहा कि इसलिए ये फैसला जातिवादी लगता है। यही नहीं, निकाले गए सभी छात्र अंबेडकर स्टूडेंट एसोसिएशन से सदस्य थे। मीडिया की रिपोर्ट के अनुसार उस वक्त चीफ वार्डन भी प्रोफेसर अप्पा राव थे, जो इस वक्त वीसी हैं। 2002 में जिन 10 छात्रों को निकाला गया उनके बारे में हिंदू अखबार ने लिखा है कि 10 में से 5 दलित छात्रों ने यूजीसी की फेलोशिप की परीक्षा पास की थी। दो छात्रों ने इंटरनेशनल जर्नल में अपना पर्चा लिखा था। एक छात्र अपने कॉलेज में, स्नातक कॉलेज में जहां से उसने बीए किया था, वहां वो प्रथम स्थान पाया था उसने। और सभी 10 छात्र खेतिहर मजदूर, गरीब खेतिहर मजदूर के बच्चे थे। इतनी गरीबी से गुजर कर आए इन दलित छात्रों के अकादमिक पृष्ठभूमि पर हिंदू अखबार ने भी कोई सवाल नहीं किया है। बताया गया उस रिपोर्ट में कि इस स्तर के योग्य छात्रों को मेस चार्ज हॉस्टल का जो खाने पीने का जो चार्ज होता है, और दलित वार्डन को डिमोट करने के सवाल करने पर हमेशा के लिए निकाला गया। आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने 11 नवंबर 2002 को इन छात्रों की याचिका खारिज कर दी। उन छात्रों का क्या हुआ हमें अब नहीं मालूम, मगर इनकी कहानी और रोहित की कहानी बताती है कि विश्वविद्यालय में सब कुछ ठीक नहीं है। रोहित का पत्र किसी को जिम्मेदार भले न कहता हो, दुश्मनों को भले ही माफ कर देता हो। शायद इसलिए वो कब तक और किस किस से लड़ता रहे। शायद वो इस दुनिया से थक कर पार होकर दूसरी दुनिया को जाकर जानना चाहता हो, सितारों तक की यात्रा करना चाहता हो। अब हम बढ़ते हैं दूसरी खबर की